जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये जो क्लास जो हम चालू करने जा रहे हैं, ये सीटेट 2025 का जो क्लास, जो सीटेट 2025 में जो आपका आने वाला है जुलाई, समथिंग जुलाई। तो ज़्यादातर जो दिक्कत होता है लोगों का वो एसएसटी में दिखता है, और एसएसटी में दिखता है तो हमारा कोशिश है कि आपको क्लास 6 to 8 जो है हम आपको एनसीईआरटी एज इट इज किताब में जो है, एनसीईआरटी जो किताब में है, हमारे अतीत का जो किताब आता है उससे हम आपको थोड़ा सा करवा दें। ये सीरीज चलाने का खास पर्पस ये है कि आपको एसएसटी, ध्यान रखें एसएसटी पूरे 60 नंबर का होता है, तो 60 नंबर में तो 35 आपका पेडागोजी होता है, 35 से 30 से 35, तो अगर 50% भी मान के चलिए तो 30 नंबर आपका कवर यहीं से हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको सीरीज में ध्यान रखें, सीरीज में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, आपके सामने हम थोड़ा सा प्रेजेंट करेंगे एनसीईआरटी किताब, और उसी से सीक्वेंस बनता है। अगर आप किताब अगर ठीक ठाक से पढ़ ली, अभी आपको चूंकि आपके पास समय है, लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में समय नहीं बचता है और सभी विषय एक साथ करना होता है, तो फिर हम लोग शॉर्ट पढ़ते हैं, और शॉर्ट पढ़ने में क्या हालत होता है आप खुद उसके जानकार होंगे। जो नए लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इसका तैयारी कर रहे होंगे, तो मेरा मानना है कि अभी आपके पास से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीना का समय है। 6 महीना अगर सीटेट को पढ़ लिए, तो सीटेट को पढ़ने से 6 महीना क्या होगा ना, आप कितनों प्रकार का टेट दे दें या तो कोई भी टेट आ जाए, तो आप उसमें 70-80% जो है सो प्रिपेयर्ड रहेंगे, आपका स्कोर उससे होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीटेट के लिए है, ये जो एसएसटी का जो टॉपिक है ये आपका सभी टेट में काम देगा। अगर आप टेट को पूरे पढ़ते हैं, सीडीपी पोर्शन पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो अन्य टेट में आपका वही सब आता है। तो आप जो है मन लगा करके 6 महीना पढ़ें, तो उसके बाद आप कोई भी टेट निकालने योग्य हो जाएंगे। तो मेन पर्पस है कि अगर आपको टीचर बनना है तो टेट तो निकालना पड़ेगा, या तो सेंट्रल टेट निकालें या तो आप अपने संबंधित राज्य का टेट निकालें। तो चलिए हम लोग सीरीज चालू करते हैं इसी उद्देश्य के साथ कि पूरे 6 महीना हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे, और 6 महीना आपको पढ़ना भी नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, आप जो आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के अनुसार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सीटेट ठीक ठाक हो जाएगा। चलिए तो हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री का, क्लास 6। क्लास 6 का ध्यान रखिए, ये क्लास 6 का आपका जो हिस्ट्री है, तो देखिए हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी जो है वो कैसे पढ़ाता है, क्या कहता है पढ़ने के लिए, तो बहुत आराम से पढ़ेंगे और इसको समझते चलेंगे कि आखिर बोल क्या रहा है। तो अध्याय पहला है, नाम क्या है, अध्याय पहला है और नाम क्या है, क्या कब कहाँ और कैसे, क्या कब कहाँ और कैसे नाम है। तो इसमें ये जो चित्र दिख रहा है इसका नाम रसीदा है, और ये जो है समझिए कि एनसीईआरटी किस ढंग से पढ़ाना चाहता है, इससे क्या पूछता है ये भी आपको साथ साथ बताते चलेंगे कि सीटेट क्या डिमांड करता है, सीटेट क्या पूछता है, और हम लोग गलती क्या करते हैं बार बार। लिखता है रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही है, अचानक उसका निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। कौन सा सुर्खी पर पड़ी? 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये सोच रही है रसीदा जो है, जो सुर्खियाँ पढ़ रही है, अखबार पढ़ रही है, तो अखबार में सुर्खी होता है मतलब हेडलाइन होता है, उस हेडलाइन में 100 साल पहले जैसा शब्द देखी तो ये परेशान हो रही है और सोच रही है कि 100 वर्ष पहले हुआ होगा या कैसे पता लगाएं, यह कैसे जाना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे है यह पता कैसे लगाए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। कल क्या हुआ था इसको जानने के लिए हम रेडियो सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। ये तो थोड़ा शॉकिंग बात है। तो चलिए आगे हमको इसका हल मिलेगा। अब ध्यान रखिए, यहां है लिखता है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, जो पिछले जमाना है जो गुजर गया उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी चर्चा कर रहा है। लिखता है अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक यानी शिकारी, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अब देखिए सीटेट इससे क्वेश्चन बना देता है, तो चलिए थोड़ा सा रुके उसके बाद क्वेश्चन पर जाएंगे। लेकिन अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, इसको क्लियर किया कि अतीत के बारे में हम जो है उस समय के जो आखेटक जो थे, जो शिकार करते थे, उसके बारे में जान सकते हैं, पशुपालकों के बारे में जान सकते हैं, कृषकों के बारे में जान सकते हैं, शासकों के बारे में जान सकते हैं, व्यापारियों के बारे में जान सकते हैं, पुरोहितों के बारे में जान सकते हैं, शिल्पकारों के बारे में जान सकते हैं, कलाकारों के बारे में जान सकते हैं, संगीतकारों के बारे में जान सकते हैं, और उस टाइम के जो वैज्ञानिक रहे होंगे उनके बारे में जान सकते हैं।
उनके जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, बच्चे कौन से खेल खेलते थे ये भी हम जान सकते हैं। कौन सी कहानियां सुना करते थे उस समय के बच्चे, कौन सा नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो ऋग्वेद हो, हड़प्पा का हो, ये सभी हम लोग जो है सो पुरानी चीज़ों को जानते ही हैं उन सभी टॉपिकों में। अब देखिए हम क्या जान सकते हैं इसके बारे में, ये टॉपिक बता रहा है कि हम लोग इतने सारे चीज़ों की जानकारी रख सकते हैं और ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग एग्जैक्ट जान सकते हैं। चलिए, अब हमको पता हो गया कि लोगों के बारे में, किसी कृषि हो, पशुपालक हो, शासक हो, व्यापारी हो, संगीतकार हो, कलाकार हो, हम लोग उनके बारे में जान सकते हैं। तो देखो अब यहां से क्या है, यहां से एनसीईआरटी आपको बोल रहा है, एनसीईआरटी आपको बोल रहा है यहां से कि आप क्या करें, मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में जो है सो एनसीईआरटी छापा है मानचित्र, और उसमें बोल रहा है मैं नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब हम लोग नर्मदा नदी को खोजेंगे कि कहां है मानचित्र में। लिखता है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। ध्यान रखिए, पहला जो एनसीईआरटी आपको संकेत किया कि नर्मदा नदी के तट पर लोग रहा करते थे, ऐसा प्रमाण है हमारे पास। यहां रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुछ कैसे थे? कुशल संग्राहक थे, मतलब कुशल आर्किटेक्ट थे, अपने खाने पीने के भोजनों का जो है सो इंतजाम किया करते थे और कुशल दक्ष थे। ठीक है, शिकार करने में ठीक ठाक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो अगल बगल जो जंगल था उसमें वो परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ठीक है, तो संग्रह करने वाला आदमी संग्राहक कहलाया। संग्रह मतलब जमा करने वाला। वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी किया करते थे। तो लोग कहां रहते थे? पता चला लोग नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। अब थोड़ा सा बात करें पृष्ठ संख्या 2 और मानचित्र 1 में, तो आप देख ले कि नर्मदा नदी जो है हमारा मानचित्र में कहां है। अगर इसको थोड़ा छोटा करें तो आप देख लें, देखिए ये भारत का नक्शा है उस जमाने का, वैसे सेम है। ठीक है, ये जो है सो कुछ नदियों के बारे में बताया गया और कुछ नदियों के बारे में बताया गया, तो नर्मदा नदी के बारे में बताया गया। तो ये आपका नर्मदा नदी है। ठीक है, तो ये जो नर्मदा नदी जो ये जो दिख रहा है आपको, इसी के बगल मतलब यही जो है इसी नदी के अगल बगल लोग रहा करते थे। विंध्य पहाड़ियाँ का भी चर्चा मिलेगा इसमें जो है सो गिरधर पहाड़ी का भी चर्चा मिलेगा, सिंधु नदी का भी चर्चा मिलेगा। सिंधु नदी का जो सहायक नदी है, या तो सतलज हो, रावी हो, चेनाब हो, झेलम हो, इत्यादि नदियों के बारे में चर्चा मिलेगा। इसके बाद जो गारो के पहाड़ियाँ, ध्यान रखिए यहाँ किरधर भी मिलेगा और इधर जो है सो गारो भी मिलेगा। पश्चिम में किरधर मिलेगा, पूर्व में आपको गारो के पहाड़ी मिलेगा, बीच में आपको मध्य भारत में नर्मदा मिलेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा आप अंदाजा लगा लें कि जो देखो हम ये सब सारी चीज़ों को इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में इन सभी चीज़ों का उल्लेख है। तो चलिए अब हम आगे पीछे वही जाते हैं जहां से हम इसको छोड़े हैं। तो लोग कहां रहते थे? अभी आपने पढ़ा कि लोग कहां रहते थे। तो हमने जाना शुरुआती दौर में कि लोग नर्मदा नदी के अगल बगल रहते थे। कई लाख वर्ष पहले इसी नदी के तट पर लोग रहते थे। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए। क्या बताया टॉपिक? लोग कहां रहते थे, उसमें से दूसरा टॉपिक ये है कि अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरधर पहाड़ी का पता लगाओ। क्या बोला? उत्तर पश्चिम बोला, सुलेमान और किरधर पहाड़ी का नाम बोला। अब फिर से नक्शा आपके सामने हम कर लेते हैं और देखते हैं कि सुलेमान और किरधर पहाड़ी कहां। ध्यान रखिए ये आपका भारत है, ये जो दिख रहा है ये आपका भारत का क्षेत्र है हुआ। ठीक है, ये भारत का क्षेत्र है। भारत के बाद जो है सो ये इलाका आपका जो है सो पाकिस्तान का है। ठीक, ये इलाका आपका पाकिस्तान का है। और इसके बाद जो ये जो है ये काबुल जो नदी जो है ये आपका अफगानिस्तान का इलाका है। तो क्या बोल रहा है आपको कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो ध्यान रखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर का ये पहाड़ी किरथर और सुलेमान पहाड़ी। अब देखिए इसके बारे में क्या जिक्र है, क्या बोला? उत्तर पश्चिम बोला ना, उत्तर पश्चिम। तो दिशा भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे, इसको तो हम लोग पश्चिम बोल रहे हैं और ये वाला इलाका उत्तर है आपका। तो उत्तर पश्चिम में जो है सो किरधर और सुलेमान पहाड़ी, इसके बारे में ऐसे आप लोग थोड़ा सा देखा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इत्मीनान से पढ़िएगा तो खूब समझ में आएगा, जल्दी में पढ़िएगा
तो ध्यान रखिए, एक ही पढ़ाई एक ही क्लास में आप कई बार परीक्षा लिखेंगे और पता चलेगा कि आप कुछ भी हासिल नहीं किए। तो इसके लिए थोड़ा सा आप रुक के पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय दे के पढ़ेंगे। बाकी ये जो हम आपको क्लास दे रहे हैं, अब सच मानिए पेड क्लासेस में इस टाइप का क्लास होता है थ्योरी, बाकी तो आप खुद समझदार हैं, खुद पता करने वाले हैं। तो देखिए, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। हमने लगा लिया। लिखता क्या है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें का उपजाना आरंभ किया। उपजाना मतलब समझ आ रहा है बात, फसल उपजाना। अब क्या है, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। क्योंकि भेड़, बकरी, गाय बैल सब तो जंगल में हुआ करते थे। अब पालतू बनाने मतलब क्या है कि खुद से पालने लगे, अपने घर में रखने लगे भेड़, बकरी और गाय बैल। क्योंकि उस समय के लोग को पता चला कि भेड़, बकरी और गाय जो है मानव के लिए ठीक ठाक है, उनको जो है सो आर्थिक लाभ जो है सो मिल सकता है, तो लोग रखने लगे। ये लोग गाँवों में रहते थे, तो उस समय तो गाँव ही होगा ना, तो वे लोग कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। और फिर से क्या बोला, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। चलिए फिर से हम लोग नक्शा देखते हैं। देखिए, नक्शा देखने से क्या होगा ना, आपको हैबिट हो जाएगा कि नक्शा हम लोग कैसे देखेंगे। क्या क्या बोला, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। अब आप देख सकते हैं, ये गारो पर्वत, इसको पता लगाने के लिए बोला, और विंध्य पहाड़ी यानी यहां पता लगाने के लिए बोला। ये दोनों हम लोग नक्शा में देख लिए, कहां है मानचित्र में हम लोग देख ही सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम नीचे आए, इसके बाद थोड़ा सा पढ़े। लिखता क्या है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर स्थित थे। ध्यान रखिए, ये स्थान में सबसे पहले क्या हुआ, चावल को उपजाया गया, मतलब चावल का फसल इधर ही हुआ। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। बोल रहा है, मानचित्र जो पहला है उसमें क्या बोला, बोलता है दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में कौन, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। तो ध्यान रखिए, ये जो भारत के पड़ोसी देश हैं ये दक्षिण एशिया में आए, ठीक है। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब ध्यान रखिए, ये विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ी और पर्वतों के बटे होने के कारण इसको उपमहाद्वीप कहा गया। बात समझ आ रहा है ना। तो इसी से कुछ ना कुछ जो है सो क्वेश्चन आपको सीटेट में डाल देता है। बोलेगा कि दक्षिण एशिया में, अब ध्यान रखिए, दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, भूटान और श्रीलंका का नाम लिखा एनसीईआरटी। तो इतना का नाम लिखा। अब जो है यहाँ चीन, म्यांमार आदि को जो है पड़ोसी देश में जो है दर्शाया गया। तो यहीं से आपको ना क्वेश्चन उठा के दे देगा। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे सीटेट में जब आप किताब ठीक ठाक से पढ़े होंगे। तो हमारा मानना है कि आप जो है अभी से तैयारी रखें और आप जो है सो एनसीईआरटी को पढ़ें, आपको बहुत सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। चलिए, एनसीईआरटी 1000 बीमारी का एक दवाई है, आप इसको पी लें, सारा बीमारी दूर हो जाएगा। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं, मतलब यहाँ जो नदी का पता लगाने के लिए बोला, सिंधु, क्या बोला, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदी को पता लगाओ। अभी तुरंत बताए थे, ठीक है, कि पाकिस्तान के इलाका में जो सिंधु नदी है उसमें कितने सारे नदी सहायक है। तो सहायक नदी के बारे में बताया कि सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों किनारे कुछ आरंभिक नगर, ठीक है, फूले फले। मतलब लगभग 4700 पहले जो है सो सिंधु नदी के पहले जो है आरंभिक नगर के नाम से, यानी हड़प्पा सभ्यता को हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। तो 4700 वर्ष पहले के बारे में बताया। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। क्या बताया कि सिंधु नदी के किनारे जो आरंभिक नगर का विकास हुआ, या तो आरंभिक नगर का जो प्रमाण मिला, वो 4700 साल पहले के बात है। जबकि गंगा और इसके सहायक नदियों किनारे और समुद्र के तटवर्ती इलाकों में जो नगरों का विकास हुआ वह लगभग जो है 2500 साल पहले हुआ। 2500 साल पहले हुआ। तो ध्यान रखिए, सीटेट में क्वेश्चन यही कहता है, क्या बोलेगा, लगभग 4700 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। एकदम यही ए टू जेड जो है एकदम हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन आपको दे देगा कथन में, या 2 कथन देगा, दोनों सही लिखेगा।
और बीम लिख देगा गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास 2500 साल पहले हुआ। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 4700 4500 कर देगा और यहाँ 2500 2600 कर देगा। इस स्थिति में दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपको आज रखना पड़ेगा कि सिंधु नदी के अगल बगल के बारे में जो बात कर रहा है उसमें बताया कि 4700 वर्ष पहले काम हुआ, मतलब 4700 वर्ष पहले जो है सो नगर मिले या तो लोग बसने का प्रमाण मिला। गंगा नदी के किनारे का जो इलाका मिला वो 2500 वर्ष पूर्व है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, गंगा तथा इसके सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ठीक है, पता लगाएंगे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहा जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली होते थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। विशाल साम्राज्य, ध्यान रखिए थोड़ा सा वर्ड जो है ना इटैलिक है, एनसीईआरटी इसलिए दिया क्योंकि आप इसको समझे। विशाल का मतलब बड़ा राज्य। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, बताया लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक ऐसे हिस्से से दूसरे हिस्सों तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। ध्यान रखिए, अब लोग एक दूसरे के उपमहाद्वीप में आ जा रहे हैं, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। उस समय में आना जाना लोग कर रहे थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बा जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। ये जो टॉपिक बता रहा है ये बता रहा है ना कि लोग जो है वो या तो ज्ञान देने के लिए, या तो यात्रा करने के लिए, या तो बिजनेस करने के लिए जो है सो एक उपमहाद्वीप से सेकंड उपमहाद्वीप में, मतलब उपमहाद्वीप के एक दूसरे हिस्से में लोग आना जाना करना चालू कर दिए। ठीक है, जो भी जहां आना जाना है, पाकिस्तान से किरधर पहाड़ी से यानी पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर इत्यादि लोग जाने लगे। तो जाने का कारण क्या था? जाने का कारण जो है बहुत सारा बता दिया यहाँ कि प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए भी लोग जा रहे थे, काम की तलाश में भी लोग जा रहे थे। ठीक है, और शिक्षा के लिए सलाह देते हुए एक दूसरे गांव तो जाते थे, धार्मिक गुरु का काम होता था। लोग काफिले में आते थे, जहाजों के साथ आते थे, मूल्यवान वस्तु। उसके हिसाब से बहुत कहानियां बनी हैं। अब देखिए क्या लिखता है एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा, वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहां आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपराओं का समृद्ध किया। तो ध्यान रखिए, यहां यात्रा के बाद चल रहा है, यहां यानी यात्रा के बाद चल रहा है। और यात्रा के बाद का मतलब यह है कि लोग जो है एक दूसरे के यहां आया कर रहे हैं, मतलब आ रहे हैं। और आने से क्या हुआ, हमारा संस्कृति जो है और समृद्ध हुआ। हम जो नहीं जानते थे वो हम समझ गए, और हम जो जानते थे किसी को बता दिए। चलिए आगे बताया, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे हैं। ध्यान रखिए, पत्थर कैसे तराशा जाएगा हम नहीं जान रहे थे, कैसे सीख लिए। संगीत कैसे बनेगा सीख लिए। भोजन कैसे बनेगा ये भी सीख लिए। तो कैसे सीखे? एक दूसरे के विचारों को अपना के सीखे हम लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया यात्रा के बारे में कि उपमहाद्वीप के अंदर लोग आए जाया करते थे, इससे हमारा संस्कृति समृद्ध हुआ। अब ध्यान रखिए, जिस देश में हम रहते हैं इसके बारे में कुछ प्रचलित वाक्यांश है, इसको भी आप समझ लें। बोल क्या रहा है? अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। बताता है इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द कहां से निकला? इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में क्या कहा गया? सिंधु कहा गया। ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, आप समझ ले इसको। अपने एटलस में, मानचित्र के बारे में बताया, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। ठीक है, ईरान और यूनान का पता लगाएंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो भारत का जो है सो इस इलाके की बात हो रही है, इधर पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान का जो क्षेत्र, आधुनिक पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसके बारे में बता रहा है, उसी इलाके के बारे में बता रहा है कि ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा
और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। मतलब इधर के लोग को जो है सो इंडिया लोग बोल दिया, ठीक है, इंडस कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये हुआ, तो इधर के इलाके के लोगों को जो है भारत का भी नाम प्रयोग होता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति लगभग 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो भारत शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में है, बाद में जो है सो भारत जो है हमारा देश का भी नाम पड़ा। तो ये शब्द जो है सो हमारा ऋग्वेद में भी, ऐसा आपका एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान रखिए, अतीत के बारे में हम लोग कैसे जाने, अतीत के बारे में हम लोग कैसे जाने। अब अतीत के बारे में जानने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ देखें, आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये आपका पांडुलिपि है। ये एक विशेष भाषा से, कोड से लिखा गया है। कैसे लिखा गया थोड़ा सा समझिए इस बात को। अब थोड़ा सा हम लोग पांडुलिपि को थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद अतीत के बारे में कैसे जानेंगे इसको हम लोग समझेंगे। ये जो आपने फिगर देखा, इसके बारे में क्या बताया, बोलता ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है ये वाला, ठीक है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो ध्यान रखिए, पांडुलिपि का मतलब है जो हाथ से लिखा गया स्क्रिप्ट है, लेकिन ये जो है ताड़पत्र या भोजपत्र, ताड़पत्र या भोजपत्र, ये दो चीज से बन रहा था। ताड़पत्र जो है ताड़ के पेड़ का पत्तों से बन रहा था, और जो भोजपत्र है ये भूर्ज पेड़ के छाल से बन रहा था, विशेष रूप से तैयार किया हुआ कागज टाइप से होता था। तो इसी में जो है हाथ से लिखा गया इतिहास है। तो अभी आपने समझा रसीदा का जो सवाल था कि इतिहास का पता कैसे करें, तो सबसे पहले तो यहाँ ऋग्वेद आ गया, दूसरा में क्या आ गया आपका ताड़पत्र से बना पांडुलिपि आ गया। तो ये जो है ना, ये 100 साल 200 साल 300 साल 500 साल 3500 साल पहले का जो स्क्रिप्ट है, इससे हम जान सकते हैं कि यहाँ के लोग, भारत के लोग कैसे थे और किस हिसाब किताब से यहाँ पे रहा करते थे। तो ध्यान रखिए, अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। अभी थोड़ा सा रसीदा के सवाल को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कहता है अतीत के बारे में कैसे जाने, तो कैसे जाने, अभी तो हम लोग बहुत कुछ सीख भी लिए हैं। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही गई। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा गया पुस्तक होने के कारण पांडुलिपि कही गई। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली शब्द क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। अब ध्यान रखिए, सीटेट से क्वेश्चन पूछेगा कि पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये शब्द जो है यह जो शब्द जो है लैटिन शब्द का मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से या से निकला हुआ है। तो अब ये दोनों चीज जो है इसको प्रयोग कर देगा वहां, तो आपको हाँ यानी सही गलत करना पड़ेगा। तो चलिए क्या लिखा गया, प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द। तो ये बना कैसे, शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है से निकला, हाथ से निकला। यह पांडुलिपि पर है ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ के छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। ध्यान रखिए, पांडुलिपि जो है दो चीजों पर लिखा मिला, एक ताड़पत्र पर और एक भोजपत्र पर। कैसे कैसे मिला, ताड़पत्र पर और भोजपत्र पर। ताड़पत्र जो है ये ताड़ के पेड़ का पत्तों पर बन रहा है। ताड़पत्र मतलब ताड़ पेड़ होता है, पेड़ खजूर का पेड़ के टाइप से होता है ताड़। तो उसके पत्तों पर जो तराश के उसके पत्तों पर जो लिखा गया, जो आप देख सकते हैं। दूसरा है कि भूर्ज नामक पेड़ जो हिमालय क्षेत्र में उगता है, तो उसका जो छाल जो है पेड़ का, उससे जो भोजपत्र तैयार किया गया, उस पर भी इतिहास हमारा लिखा हुआ मिलता है। अतीत के बारे में कैसे जाने, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अतीत के बारे में हम लोग पांडुलिपि से जान सकते हैं, जो पुस्तक लिखा गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखिए आगे क्या चिंता बताया गया इसमें। बताइए इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियां को कीड़े ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी, फिर भी ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिर और बिहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे।
ध्यान रखिए, जो पांडुलिपि की भाषा के बारे में बताया कि वो संस्कृत में लिखे हुए हैं और प्राकृत भाषा में लिखे हुए। प्राकृत भाषा जो लोग यूज करते थे और संस्कृत में जो है सो वैदिक भाषाओं में संस्कृत आता है। तो इस तरह का बात है इसमें। अब ध्यान रखिए, अगला जो है, एक तो हम पांडुलिपि से अपने इतिहास को जान सकते हैं। अब हम अपने इतिहास को रहे अभिलेखों से भी पता कर सकते हैं, अपने इतिहास को अभिलेख से पता कर सकते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख मतलब जो क्या होता है, अभिलेख का मतलब हुआ, ध्यान रखिए, ये आपका अभिलेख है। अभिलेख का सीधा सीधा मतलब हुआ कि किसी ठोस सतह पर इतिहास लिखा हुआ। ये आपका अभिलेख का जो है सो फिगर है, ठीक। तो देखिए यहां लिखा हुआ है, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर यानी उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह का उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख मिलते हैं जिससे राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष को अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा रखते थे। तो जो भी राजा उस समय कर रहा था, ठीक है, वो जो है पत्थर पर, धातु इत्यादि पर जो है सो अपने बारे में लिखवा रहे थे। इसको अभिलेख कहा गया। ध्यान रखिए, जो पत्तों पर लिखा गया उसको पांडुलिपि कहा गया। जो पत्थर और कठोर सतह पर जो उत्कीर्ण किए गए, लिखे गए, उसको अभिलेख कहा गया, ठीक है। अब देखिए अभिलेख के बारे में थोड़ा बहुत जो है यहां पर कुछ कुछ मिलता है। लिखता है लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ। ये वाला अभिलेख, ठीक है, ये अभिलेख। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण किए करवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, मतलब रसीदा का चैप्टर है इसलिए पढ़ोगे, शब्द यूज हुआ। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमैइक नामक दो भिन्न लिपियों की भाषाओं में है। यूनानी और अरमाइक, यूनानी तथा अरमैइक भाषा में ये लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के जो है सो 2250 वर्ष पहले जो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ पुराना ये जो अभिलेख है, ये अशोक का अभिलेख के नाम से प्रचलित है। तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे। तो ये अभिलेख जो है हमारे इतिहास को जानने का दूसरा तरीका बताया। पहला पांडुलिपि, दूसरा जो है सो अभिलेख। लिखता है इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहा जाता है। जो इसको पढ़ेंगे जो इसका अध्ययन करेंगे उसको पुरातत्वविद कहेंगे। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इसमें कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी ईंट तथा कुछ धातु की बनी होती हैं। ऐसे तत्व कठोर अथवा जल्द नष्ट ना होने वाले होते हैं। अब ध्यान रखिए, तो अभी हमने पढ़ा अभिलेख के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए। ये अभिलेख है, इससे पता चलता है हमारा इतिहास कैसा है। ध्यान रखिए, ये जो है सो दायां बाएं के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन है। यहाँ इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसके बारे में क्या बताया, इसके बारे में बता रहा है कि प्राचीन नगर का एक पात्र है, घड़ा टाइप से है। इस तरह का पात्र का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था, ठीक है। और दायां साइड जो है, ये दायां साइड जो है, इसके बारे में क्या बताया, इस तरह एक सिक्का है, चांदी का सिक्का, ठीक है, पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्के का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग किए जाने वाले सिक्कों का सिक्का कौन सा, कैसे भिन्न है, इसके बारे में थोड़ा पता लगाना है। तो ध्यान रखें, जो 4700 वर्ष बताया ये तो सिंधु नदी के किनारे वाले लोग हैं। 2500 वर्ष बताया, इसका मतलब है गंगा नदी के किनारे वाले लोग हैं। तो जहां भी है, लेकिन इस तरह का जो है सो प्रमाण मिलने से पता चलता है हमारा इतिहास के बारे में। अब ध्यान रखिए, पुरातत्वविद इत्यादि के बारे में क्या यहाँ आपका बताता है, इसको आप समझ लें। बताता है पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों के हड्डियों को भी ढूंढते हैं। कौन? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद कौन? इतिहासकार, जिसको हम लोग कह सकते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों को ढूंढते खोजते और हमारे लिए जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? अब देखिए आगे, देखिए क्या बताता है। पांडुलिपियां, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करता है। स्रोत, इतिहासकार को
जो इतिहास का जानकारी मिला तो पांडुलिपि से अभिलेख से पुरातत्व से, इसका क्या नाम रखा? स्रोत। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? जो अतीत मतलब इतिहास का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो अतीत के बारे में जानना पुरातत्वविद और इतिहासकार का बात चर्चा में है इधर। ठीक है, आगे क्या लिखा? अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लिए इस अतीत का अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों के जीवन राजाओं तथा रानियों का जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। चलिए ठीक है, आगे क्या कहता है एनसीईआरटी आपका? आगे बोल रहा है इसके अतिरिक्त एक अन्य भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों के लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी पराया अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जाना शेष है। तो भेद उस समय भी था, आज भी है। शासक अपने जो उत्कीर्ण करा कर रखे, बाकी शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि इत्यादि, पशुपालक इत्यादि ये जो है अपने बारे में कुछ नहीं लिखे। लेकिन हमारे जो इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, जो इनके बारे में जानने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान रखिए, ये तो है हम अतीत के बारे में कैसे जाने, इसे मोटा मोटा बात निकला। अतीत के बारे में हम लोग जो है पांडुलिपि से, पांडुलिपि हो गया, अभिलेख हो गया, और जो है पुराने सिक्कों इत्यादि से जान सकते हैं। अब ध्यान रखिए, इतिहास पढ़ रहे हैं और अगर आपको तिथि समझ नहीं आ रही है तो बहुत ये जो है दिक्कत का बात है। तो आप इस तिथि को थोड़ा थोड़ा समझ लें, और आज के बाद तिथि आपको समझने में जरा सा भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि तिथि एक पूरा क्लियर समझ लीजिए तिथि का क्या मतलब है। अगर तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह के कई और वर्षों में बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वर्ष यानी 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों के उल्लेख करेंगे। चलिए, अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझे। इतिहास का डेट समझिए, बता रहा है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। इसको ना आप एक लाइन हम खींच दिए, इसको हम मान लेते हैं एडी। क्या मानते हैं? एडी। और इसको मान लेते हैं हम लोग बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इसको मान लेते हैं हम, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, ठीक। तो एनो डोमिनी का मतलब क्या हुआ? एडी का मतलब क्या हुआ? एडी का मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद का तिथि। ईसा के जन्म के बाद का तिथि। और ध्यान रखिए, जब ईसा का जन्म हुआ इसको हम 0 मानते हैं। अब मान के चलिए कि यहां कोई जो है सो ईयर है, हम लोग इसको थोड़ा सा सीखेंगे। तो ईसा के जन्म के बाद का कहानी को हम लोग एडी कहेंगे, पहले के कहानी को हम लोग बीसी कहेंगे। लेकिन बीसी और एडी के बीच में जो है सो ईसा मसीह है। तो एक प्रकार का जो है सो सेक्युलरिज्म नहीं निकल रहा है। तो इसको जो है ना, इसको जो है अंग्रेजी में बीसी, देखिए यहां पे थोड़ा सा है, तो ध्यान रखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं बाद में हम लोग। आज देखिए, आज जो है सो 2024 है, 2024 है, इसको मोटा मोटा 2000 मानिए। इतिहास जो आपको मिलेगा वो बोलेगा कि 2000 ईसा पूर्व। तो आपको मानना पड़ेगा कि ईसा के जन्म के पहले की कहानी बता रहा है। कहीं कहीं क्वेश्चन मिलेगा सन 2000 या सन 413 या 520 या 1780। तो इस तरह का डेट सिर्फ आता है।
तो हम क्या मानेंगे कि ईसा के जन्म के बाद का कहानी है। अब देखिए, ईसा के जन्म के बाद जैसे मान के चलिए कि सन 520, सन 1130 इत्यादि है। यहां जो है सो मान के चलिए कि सन 220, यहां कोई भी ऐसा साक्ष्य मिला जो 220 ईसा पूर्व है, 220 ईसा पूर्व है, तो आज के डेट से लगभग कितना साल पुराना है, लगभग कितना साल पुराना है। तो सीधा सीधा दिमाग लगाएंगे, वर्तमान समय को 2000 मान लीजिए और पहले ईसा पूर्व के बारे में बताया 220, तो 220 अगर हम यहां जोड़ देते हैं, 220 यहां जोड़ देते हैं तो लगभग 2220, तो ये सन 220 ईसा पूर्व का मतलब हो गया लगभग 2220 वर्ष पहले। अब इसी चीज को ध्यान रखिए, सीधा सीधा बात है कि बीसी को हम लोग जोड़ देते हैं, बीसी को हम लोग जोड़ देते हैं। अब मान के चलिए कि आज जो है सो सन 2000 है, सन 2000 है और बोल रहा है कि कोई घटना 520 ईस्वी में बता रहा है, 520 ईस्वी बता रहा है, तो 520 अगर एडी बताया तो आपको घटा देना पड़ेगा। तो 0 का 0, 10 में 2 तो 8, 9 में 5 तो 4, 1480। अगर कोई घटना 520 ईस्वी में घटा तो वर्तमान 2000 से अगर हम इसको निकालते हैं तो लगभग 1480 और 24 साल इधर जोड़ देंगे, मतलब मोटा मोटा जो है 1480 मान के चलिए, अगर सन 2000 में हम लोग हैं तो यही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तिथि को निकाल रहे हैं, किसी भी तिथि को निकाल रहे हैं तो आप जो है बीसी को जोड़ के निकालेंगे और एडी को घटा के निकालेंगे। ये तो तिथि निकालने की बात हो गया। लेकिन आपको इतिहास में ज्यादा क्या पढ़ना है, ज्यादा ये पढ़ना है कि यीशु के जन्म के पहले के समय को बीसी कहते हैं और बाद के समय को एडी कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, इस पर थोड़ा सा चर्चा करिए। लिखता है अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तुम तिथियों के पहले एडी मतलब हिंदी में ई लिखी रहती है। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना, इसका तात्पर्य है ईसा के जन्म के बाद वाला वर्ष में। ठीक है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई, ध्यान रखिए, एडी के जगह जो है अब जो प्रयोग होता है इसको क्या बोला गया, सीई, तथा बीसी की जगह पर बीसीई। अब ध्यान रखो, जिसको हम लोग बीसी कहते हैं उसको बीसीई बोला जाने लगा। अब अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा तथा बीसी का मतलब बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग होता है, इसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। अब ध्यान रखिए, इसको ना ध्यान रखिए, ईसा मसीह के जन्म के पहले और बाद का डेट हमारा जो है हिस्ट्री बताता है। तो क्या बताया, बीसी को हम लोग अब कहते हैं बीसीई। तो बीसीई का मतलब क्या हुआ, बीसीई का मतलब क्या हुआ, बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, और एडी के बदले में हम लोग सीई यूज करते हैं, इसका मतलब हुआ कॉमन एरा। तो कुल मिलाकर के आपको जो है सो मोटा मोटा जो है एडी समझना है। क्या समझना है आपको, एडी, और क्या समझना है आपको, बीसी। बीसी ईसा के जन्म के पहले तिथि को कहा जा रहा है और एडी जो है ईसा जन्म के बाद की तिथि को कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के यही 2 डेट से हम लोग जो है इतिहास का समय डेट को पकड़ते हैं और बीच में ईसा मसीह का जन्म है जिसको हम लोग 0 मानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आपको ई पू मिल जाएगा, कहीं पर आपको सिर्फ ई मिलेगा। तो जहां ई पू मिल गया इसका मतलब है ईसा पूर्व कहा, जहां ई मिल गया इसका मतलब ईसवी कहा। ये इंग्लिश में इसको एडी कहा जा रहा है और इसको जो है सो बीसी कहा जा रहा है। तो इन सभी तथ्यों को आप याद रखेंगे और जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे इसका प्रयोग बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप जो है पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर का सारांश यही है कि अतीत के बारे में हम पांडुलिपि, अभिलेख और सोने के सिक्के इत्यादि से हम लोग जान सकते हैं। रसीदा का सवाल का उत्तर यही है कि आप पांडुलिपि से अपने इतिहास को जो कई 100 वर्ष पहले है उसको जान सकते हैं। तथ्यों के साथ यहाँ बताया गया कि कौन से पहाड़ी में क्या था। तो ये चैप्टर इतना ही है। जो अगला चैप्टर जो हम देंगे, बहुत मतलब ध्यान रखिए, जो अगला चैप्टर आपको मिलेगा वह सीरीज वाइज सीरीज मिलता चलेगा। एक बार हम इसका थ्योरी करने के बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव भी लेके आएंगे ताकि आपका जो है चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट हो। तब तक के लिए धन्यवाद।